अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को बनाने का मकसद ये है कि अगर आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आपने उन लेक्चर से कितना सीखा है। दिस लेक्चर इज़ फॉर योर सेल्फ असेसमेंट। आपने ख़ुद टेस्ट करना है कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं उन लेक्चर्स में से। तो ये पहला लेक्चर है सेल्फ असेसमेंट का, फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है, उसे क्यों यूज़ किया जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उन्हें कैसे डिटरमाइन किया जाता है, डिटर्मिनेशन एम्पिरिकल फार्मूला की, मॉलिक्यूलर फार्मूला की। उसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। मोल का कॉन्सेप्ट है, एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट है, मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं कुछ हद तक इंटर रिलेट करते हैं, इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये सारे। तो इनको पढ़ने के बाद क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं? तो मैं आज की वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आपने इन क्वेश्चंस को चेक करना है, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हमारी प्रिपरेशन हो रही है वाकई। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये इशू आता है एफएससी में आके, वो कहते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता, हम पेपर में उस तरह से अटैम्प्ट नहीं कर सकते जितनी हम मेहनत करते हैं। क्योंकि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते ही नहीं हैं। वो पता नहीं किस विजन के साथ पढ़ रहे होते हैं। वो जस्ट क्रैम करने की कोशिश करते हैं, बुक के ऊपर जो लिखा हुआ है हम याद कर लेंगे तो हम मार्क्स ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट ये होती है कि आपसे उस टॉपिक में से जिस किस्म का भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर कर सकें उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और फ्रीक्वेंटली बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप पास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स देखें तो उनमें भी ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इस मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो आपको कोई बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई पास पेपर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आप वीडियोस भी अटेंड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अ कंपाउंड मे हैव सेम एम्पिरिकल एज वेल एज मॉलिक्यूलर फार्मूला जस्टिफाई। अगर आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये भी पता होगा कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जब मैंने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे लेक्चर बनाया था, वहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी जिसमें बताया गया था जैसे वाटर है तो वाटर का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। इस तरह से आपने जस्टिफाई करना है उन चीज़ों को। NaCl का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास। C12H22O11 सुक्रोज, जिसे हम टेबल शुगर कहते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं उसे घर के अंदर। तो सुक्रोज जो है C12H22O11, उसका भी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो आपने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। मैंने आपको कुछ हिंट्स दे दिए हैं, बाकी अगर आप लेक्चर प्रिपेयर किया होगा आपने तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन का वैलिड आंसर दे सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने उतना ही आंसर लिखना है जितना इसके लिए रिक्वायर्ड है। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर पे 2 लेक्चर्स मौजूद हैं इसी चैनल पे। पार्ट 1 और पार्ट 2 एवोगैड्रोस नंबर को डिफ़ाइन किया गया, उसका कॉन्सेप्ट दिया गया। उसके बाद आपसे पूछा गया है गिव इक्वेशन। एक नंबर था व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर का। अगला पार्ट है इसी क्वेश्चन का, हालांकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन इसके 2 सेगमेंट्स हैं। गिव इक्वेशन टू रिलेट द एवोगैड्रोस नंबर एंड द मास ऑफ एन एलिमेंट। आप मास को एवोगैड्रोस नंबर से कैसे रिलेट करते हैं? तो जब हम एवोगैड्रोस का नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ाते हैं पार्ट 1 के अंदर लेक्चर में, तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि क्या रिलेशन है मास का एवोगैड्रोस नंबर के साथ। मास, फिर वहाँ पे हम मोलर मास की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि इतने ग्राम्स मास जो है मीन्स 1 मोल मास जो है किसी भी एलिमेंट का, जैसे सोडियम का केस है तो सोडियम के 23 ग्राम मास को, दिस इज़ द मोलर मास 23 ग्राम्स पर मोल। तो 1 मोल जो
सोडियम का है जिसके अंदर 23 ग्राम्स मास मौजूद होता है, उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं, प्रॉपर्ली इक्वेशन लिखते हैं कि द 23 ग्राम सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर के लिए कुछ इक्वेशंस आती हैं जिसे हम लिखते हैं। तो आपने यहाँ पे एग्जांपल देनी है और जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज़ व्हाट आर आइसोटोप्स, वाई दे हैव, इसके भी दो सेगमेंट्स हैं, वाई दे हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आइसोटोप्स का एक छोटा सा लेक्चर चैनल पे मौजूद है 5 to 6 मिनट्स का, जिसमें आइसोटोप्स को डिफ़ाइन किया गया। उसके बाद ये रीज़न बताई गई है कि क्यों आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। वहाँ पे रीजनिंग बताई गई है। अगर आपने लेक्चर अटेंड किया है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताया जाए जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। अब अगर आप ये समझते हैं कि आपने चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के कुछ लेक्चर्स प्रिपेयर कर लिए हैं, इनिशियल 15 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं इस चैनल पे, अगर आपने वो सारे लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं तो उन लेक्चर्स में से ही ये क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं खुद से बगैर किसी हिंट के, तो इसका मतलब है कि आपने इन 15 लेक्चर्स को सही से अटेंड किया, अंडरस्टैंड किया और प्रिपेयर किया है। आपको वो चीज़ें याद हैं, आपको समझ भी आ गई है। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट एनी हिंट या विदाउट ओपनिंग द बुक, क्योंकि अभी तो आपके पास घर में बुक भी मौजूद होगी, तो इसका मतलब है कि आपको वो लेक्चर्स नहीं आते, या तो आपने उन्हें सही से अटेंड ही नहीं किया, आपने फोकस नहीं किया उन चीज़ों के ऊपर, और आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही नहीं की। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, सॉल्व आपने खुद करने हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफ़ाइन करें। हाउ इज़ इट रिलेटेड विद इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। किसी भी कंपाउंड का जो कि मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों रखता है, तो वो कहता है कि आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफ़ाइन करना है, उसके बाद उसे रिलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला से। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को हमने बड़ा प्रिसाइजली डिफ़ाइन किया था लेक्चर के अंदर, जो लेक्चर था एम्पिरिकल फार्मूला वर्सेस मॉलिक्यूलर फार्मूला, और वहाँ पे हमने रिलेशनशिप भी बताया था एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का। तो वही रिलेशनशिप आपने यहाँ पे लिखना है। हाउ द एम्पिरिकल फार्मूला इज रिलेटेड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक इक्वेशन की फॉर्म में था रिलेशनशिप। Next one question is differentiate between ion and molecular ion, the very first lecture about concept of atom, जिसके अंदर आयन को, एटम को, आयन को, मॉलिक्यूलर आयन को, सारी चीज़ों को डिफ़ाइन किया हुआ है विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे अपने आयन को और मॉलिक्यूलर आयन को डिफ़ाइन करना है, उसके बाद इनकी एग्जांपल्स लिखनी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन is why no individual neon atom in the sample of neon element has the mass of 20.18 AMU। कोई भी ऐसा नियॉन का एटम नियॉन के सैंपल के अंदर नहीं है जिसका मैस 20.18 AMU है। तो इसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? इससे आप एवरेज एटॉमिक मैस के कॉन्सेप्ट से, जो कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के बाद पढ़ाया जाता है, जहाँ पे आप रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं। इस पर मैंने काफ़ी एग्जांपल्स सॉल्व करवाई हैं लेक्चर्स के अंदर, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देना चाहिए। ये याद रखें, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो आपने आंसर उतना ही देना है जितना प्रिसाइजली आपको लगे कि ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे जिन पे हम इनके आंसर्स को होप्स डिस्कस करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन लेक्चर्स को बनाने का मकसद आपकी असेसमेंट था, तो आप खुद टेस्ट करें कि आपने कितना किया। तो फिर मैं इनके आंसर्स थोड़े से इसलिए बता देती हूँ ताकि आप अगर असेस कर भी रहे हैं, खुद से आंसर कर भी रहे हैं, तो आपको पता हो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो आपने यहाँ पे वो इक्वेशन लिखनी है जिसके अंदर एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, मींस आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव अबंडेंस प्लस नेक्स्ट आइसोटोपिक मास ऑफ द हैवियर आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव अबंडेंस प्लस relative isotopic mass of the heaviest isotope multiplied by its relative abundance divided by 100। तो इस तरह से हम जो कैलकुलेशन करते थे उसमें कैलकुलेशन करके आपने नियॉन के तीनों आइसोटोप्स की, उनकी रिलेटिव अबंडेंस आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, उनके आइसोटोप्स के आपको मैस याद होने चाहिए,
कैलकुलेशंस करेंगे और उसके बाद 20.18 AMU आंसर आएगा तो आप जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर। नेक्स्ट वन हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। कैलकुलेट द मैस इन ग्राम्स ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर आपके पास 10⁻³ मोल वाटर दिया गया है, मतलब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स बताए गए हैं, लेकिन आपने मैस कैलकुलेट करना है, तो ऐसी कैलकुलेशंस हम करके आए हैं, बल्कि ये एज इट इज़ एग्जांपल करवाई गई है आपको। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल है, आपको लेक्चर के अंदर करवाई गई है और सारी चीज़ें समझाई गई हैं, तो वही लेक्चर आप अटेंड करें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, वाई N2 एंड CO हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चंस वाला लेक्चर बनाया था, उसमें इस क्वेश्चन को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, आप वो अटेंड कर लें। लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चन है नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, ये 2019 में पेपर में पूछा गया, 18 में पूछा गया और उससे पहले भी 1-2 दफ़ा पूछा गया। Next one question is, calculate the number of moles of oxygen atom in 9 grams of magnesium nitrate। तो ऐसी भी एक एग्जाम्पल हमने की थी लेक्चर के अंदर, जिसमें हमारे पास अगर किसी एक सब्सटेंस का मैस दिया गया है, जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट का मैस दिया गया, यहाँ से मैस से क्या करेंगे, पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में देखेंगे कि मैग्नीशियम नाइट्रेट के 9 ग्राम्स के अंदर हम देखेंगे कि कितने इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। वहाँ से ऑक्सीजन एटम के, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 6 एटम्स हैं, तो ये ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मौजूद होंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, डिफाइन मॉलिक्यूलर आयन, हाउ इज इट फॉर्म। तो मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है, कैसे बनता है, इसे हमने पढ़ा था कि एक्स रेज की बम्बार्डमेंट से, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट से मॉलिक्यूलर आयंस जनरेट होते हैं, लेक्चर नंबर 1 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शुड कम्प्लीटली रिएक्ट विद द 2 मोल्स ऑफ NaOH, हाउ डज एवोगाड्रोस नंबर हेल्प टू एक्सप्लेन इट। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कम्प्लीटली रिएक्ट करता है, तो कैसे एवोगाड्रोस नंबर हमें हेल्प करता है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल हाइड्रोक्सल प्रोड्यूस करता है, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स होंगे तो वो 2 मोल ही हाइड्रोक्सल आयंस प्रोड्यूस करेंगे, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल जो है वो 2 मोल हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो अल्टीमेटली कंप्लीट रिएक्शन कब होता है, जब सारे के सारे H पॉजिटिव जो है सारे के सारे हाइड्रोक्सिल को न्यूट्रलाइज कर दें। एवोगाड्रोस नंबर, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो मोल का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है एवोगाड्रोस नंबर के साथ, तो वहाँ पे फिर हमने जितने मोल्स होते हैं, अगर 2 मोल्स हैं किसी भी चीज़ के, तो हमने 2 को एवोगाड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और फिर हमने बताना होता है कि हमारे पास कितने आयंस हैं, H पॉजिटिव आयंस कितने हैं, OH नेगेटिव आयंस कितने हैं। ये डिस्कशन भी लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में, आई थिंक एवोगाड्रोस नंबर के सेकंड पार्ट 2 वाले लेक्चर के अंदर। Describe that 1 mole of water has 2 moles of bonds, 3 moles of atoms, 10 moles of electrons and 28 moles of the total fundamental particles present in it। वाटर का बड़ी अच्छी तरह से एनालिसिस किया गया, बताया गया कि इसमें कितने मोल एटम्स हैं, कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने मोल बेसिक सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस वाला जो लेक्चर है उसके अंदर बहुत डिटेल में इसे समझाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई 23 grams of sodium and 238 grams of uranium have equal number of atoms in them। आई थिंक मोल के कॉन्सेप्ट के अंदर इसकी डिटेल मौजूद है, जहाँ पे समझाया गया कि 23 ग्राम सोडियम जो है, यहाँ पे ग्राम आना था, 23 ग्राम सोडियम। तो जनाब हम चलते हैं, हम कहाँ पे थे, 23। अभी तो हमारे इतने क्वेश्चंस रहते हैं तो मैं क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी वाइंड अप करूँगी। 23 ग्राम सोडियम एंड 238 ग्राम यूरेनियम जो है, उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ़ एटम्स है। तो ऐसा कैसे है, वो हम जब मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 23 ग्राम सोडियम 1 मोल के बराबर, 1 मोल सोडियम के बराबर होता है। 238 ग्राम यूरेनियम भी यूरेनियम के 1 मोल के बराबर होता है, तो उनके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स जो है वो इक्वल होंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी आएंगे। देखें, ये वही क्वेश्चन आ गया, हाउ मैग्नीशियम एटम इज़ ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन। तो ये भी कैसे मोल के कॉन्सेप्ट के अंदर जाके इसका आंसर हमें मिलता है, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि 24 ग्राम मैग्नीशियम इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एंड 12 ग्राम कार्बन इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन।
तो वहाँ पे रिलेशन देखें तो वहाँ पे पता चलता है कि जो मैग्नीशियम का एक मोल है वो कार्बन के एक मोल से ट्वाइस हैवियर है। तो मोल के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल होते हैं, एक मोल मैग्नीशियम और एक मोल कार्बन के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स सेम है, तो हम ये देखेंगे कि इसका मतलब है कि मैग्नीशियम का एक एटम ही, क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम्स तो बराबर हैं लेकिन एक का मैस दूसरे से डबल है, तो जिसका मैस डबल है मैग्नीशियम का, इसका मतलब है कि मैग्नीशियम का एक एटम ही कार्बन के एटम से ट्वाइस हैवियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वाई 2 ग्राम्स ऑफ, ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे मोल वाले कॉन्सेप्ट से आगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वाई 2 ग्राम्स ऑफ H2, 16 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई सेपरेटली द वॉल्यूम्स ऑफ 22.414 dm³ although the sizes and the masses of the molecules of these three gases are very different from each other। हमें 3 सैंपल्स दिए गए हैं, हाइड्रोजन गैस है, मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सब के मोलर मैस दिए गए हैं 2 ग्राम, 16 ग्राम एंड 44 ग्राम। सब के मैस डिफरेंट है लेकिन सबका वॉल्यूम सेम है। तो मोलर वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट के अंदर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था कि क्यों मैस और साइज मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैस भी डिफरेंट है, साइज भी मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट है। ऑब्वियसली ये डाइटोमिक मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास पेंटाटोमिक मॉलिक्यूल है, ये ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स का साइज़ भी डिफरेंट है। तो कैसे साइज़ और मैस जो मॉलिक्यूल्स का है, मैस हम देख रहे हैं, मोलर मैस तीनों का डिफरेंट है, ये क्यों अफेक्ट नहीं करता वॉल्यूम को, सबका वॉल्यूम एक जैसा रहता है। इसकी जस्टिफिकेशन मोलर वॉल्यूम वाले लेक्चर में मौजूद है। Next one question is calculate the mass in grams of 2.74 moles of KMnO4। Formula mass of KMnO4 is 158 ग्राम पर मोल। हमने क्या करना है, हमें मोल्स दिए गए हैं तो वहाँ से हमने कैलकुलेट करना है मैस। तो मैस कैलकुलेट करना हमने ये रिलेशन कहाँ पे पढ़ा था, हमने डिफरेंट एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने नंबर ऑफ़ मोल वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट किए थे। लेकिन एक बात याद रखिए कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स वाला फार्मूला है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, उसी फार्मूला को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब उसी फार्मूला को थोड़ा शिफ्ट करके उसके अंदर शफलिंग करके पैरामीटर्स की, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं मैस, तो उसी से हम मैस कैलकुलेट करेंगे। वो आप उस लेक्चर के अंदर डिस्कशन की दी गई है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर पे तो लेक्चर ही बहुत डिटेल्ड डिलीवर किया गया था, जिसमें एक एक जो इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, एक एक जो उसके अंदर चीज़ लगी हुई है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसका फंक्शन बताया गया मैस स्पेक्ट्रोमीटर वाले लेक्चर के अंदर। with the help of 2 examples show that molecular formula is the multiple of empirical formula। तो empirical और molecular formula की जब हम कंपैरिजन करते हैं जिस लेक्चर के अंदर, वहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है, और वो n कितना था, जैसे हमने बेंजीन के लिए किया था, हमने ग्लूकोज के लिए किया था, तो वो लेक्चर आप देखें, वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर एंड मोलर वॉल्यूम। तो इसके लिए आपको दोनों लेक्चर्स आते होने चाहिए, एवोगैड्रोस नंबर वाला भी और मोलर वॉल्यूम वाला भी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन completely ionized in water produces equal number of positive and negative charges, but the number of positively charged ions are twice than the number of negatively charged ions। ये क्वेश्चन मैंने एक लेक्चर बनाया था, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, चार्जेस एटसेट्रा। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए कुछ 2 एग्जांपल्स करवाई गई थी। तो उन एग्जांपल्स के अंदर बड़ी डिटेल में बताया गया था कि किस तरह से आपने इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन को लिखने के बाद जब आपके पास कोई भी चीज़ आयोनाइज हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है, जैसे हम कह रहे हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर आयोनाइज हो जाए, उसे वाटर के अंदर डालें तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव और सल्फेट आयंस के अंदर। तो उसके अंदर आप नंबर ऑफ़ मोल्स देखेंगे, वहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद देखेंगे, फिर हम उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस को देखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 2 मोल हाइड्रोजन आयंस बनेंगे और 1 मोल सल्फेट आयन बनेगा। लेकिन 2 मोल हाइड्रोजन आयंस, इसका मतलब है कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो है वो ट्वाइस हैं दैन द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बात की जाए तो 2 मोल H पॉजिटिव के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और 1 मोल सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ चार्जेस बराबर है। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए या आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप वो लेक्चर अटेंड करें कि जिसके अंदर हम कैलकुलेट कर रहे थे नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, चार्जेस, कंपैरिजन भी कर रहे थे। Next one question is how has 1 milligram of K2Cr2O4
K2CrO4 पोटाशियम क्रोमेट है। इसके अंदर थ्राइस द नंबर ऑफ आयंस एंड देन द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट व्हेन आयनाइज्ड इन वाटर। आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन एज इट इज़ सॉल्व कराया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चंस वाला जो लेक्चर है उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस वो लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने लेक्चर प्रिपेयर किया तो आपका आंसर आता होना चाहिए। डिसोसिएशन लिखी, उसके बाद आयंस को कंपेयर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, गिव टू एग्जांपल्स। बहुत इनिशियल लेक्चर है एटॉमिक मास वाला, रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसके अंदर 2 एग्जांपल्स देनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो इसके अंदर हमने परसेंटेज नाइट्रोजन की फाइंड आउट करनी है। कैसे हम परसेंटेज फाइंड आउट करते थे? अगर हमारे पास एटॉमिक मास मौजूद हो कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, जो कि दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर। कार्बन का 12 होता है, एटॉमिक मास 12 AMU, नाइट्रोजन का 14 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU और हाइड्रोजन का 1 AMU। तो हमने ये कैलकुलेशंस कहाँ पे की थी ज़रा याद करें। परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। इनिशियल लेक्चर्स के अंदर जहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, वहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट की पहले परसेंटेज फाइंड आउट करते थे कि इस सैम्पल के अंदर इस एलिमेंट की परसेंटेज कितनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन द फर्स्ट स्टेप इन द 4 स्टेप्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर आपको वो 4 स्टेप्स वाकई आते हैं, आपको वो कैलकुलेशंस आती हैं जिसमें आप किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ये कैलकुलेशन भी आती होनी चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज डिफाइन ग्राम फार्मूला बाय गिविंग 1 एग्जांपल। तो ग्राम फार्मूला हमने एम्पिरिकल बात की थी फार्मूलाज की, मोल के कॉन्सेप्ट के अंदर आई थिंक ग्राम फार्मूला और उसे जस्टिफाई किया था एक एग्जांपल के साथ। वाई मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ये क्वेश्चन हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया, लेकिन फ्रैक्शंस में एटॉमिक मास क्यों आता है? ड्यू टू द आइसोटोपिक मास को जब हम रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एवरेज मास निकालते हैं, और उस वजह से जो है हमारे पास फ्रैक्शंस के अंदर आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे पूरा लेक्चर मौजूद है जिसमें हमने एटलीस्ट 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखे थे मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर। तो अगर वो आपको आता है तो आप यहाँ पे एटलीस्ट 2 लिखेंगे क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट द डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है क्योंकि 180 ग्राम ग्लूकोज और 342 ग्राम सुक्रोज दोनों का 1-1 मोल है, तो मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बराबर होंगे, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स ये कैलकुलेशंस भी आई थिंक मैंने कराई हुई हैं। जी मैंने कराई हुई है। और इसमें हमने फिर क्या किया था, ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और सुक्रोज का होता है C12H22O11। ग्लूकोज के अंदर 24 एटम्स मौजूद होते हैं। जब 24 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाते हैं जो 1 मोल ग्लूकोज के अंदर मौजूद है। इसी तरह से अगर हम सुक्रोज की बात करें तो C12H22O11, तो हमारे पास 45 एटम्स बनते हैं। तो 45 को जब हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ सुक्रोज आ जाते हैं जो कि 1 मोल सुक्रोज के अंदर 342 ग्राम सुक्रोज के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैलकुलेशंस भी आपको आती होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन मोलर वॉल्यूम, गिव 2 एग्जांपल्स। मोलर वॉल्यूम को डिफाइन करें और 2 एग्जांपल्स दें। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनको अब मैं डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा चुकी हूँ। ऑलमोस्ट हमारे पास ये कितने क्वेश्चन थे आज के लेक्चर के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 5 6 7 8 28 शॉर्ट क्वेश्चंस को इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया। मतलब अगर आपने 15 लेक्चर्स जो हैं वो पढ़े हैं, 15 टॉपिक्स पढ़े हैं, तो उनमें से ऑलमोस्ट मतलब कुछ 1-2 क्वेश्चंस और भी हम ऐड कर देते तो मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस वाला लेक्चर देखते हैं ना तो उसमें 1-2 और क्वेश्चंस भी होंगे। तो उन 15 लेक्चर्स में से कुछ 30 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। मैं आपको बताऊंगी कि इन टॉपिक्स में से
किस किस्म के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है और आपने उसे आंसर कैसे करना होता है। तो इस लेक्चर को बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि अगर आपने पिछले 15 लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो क्या आप वाकई अंडरस्टैंड करते हैं उन लेक्चर्स को, आपको वो लेक्चर्स याद हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने वो लेक्चर्स अच्छे से प्रिपेयर किए। लेकिन अगर आप इनको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं है। तो आपको काफ़ी टाइम मिल रहा है, आप प्रिपरेशन करें ताकि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को भी आंसर करें। उसके अलावा मैं नेक्स्ट लेक्चर्स बनाऊंगी इसी चीज़ के ऊपर कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, होप्स और MCQs भी होंगे। तो आपको अगर एक चैप्टर भी पढ़ा दिया जाता है तो उस चैप्टर के अंदर से आपकी उस चैप्टर में से आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन करा दी जाए कि आपका कोई भी टेस्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो तो आपको वो चैप्टर वाकई आता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप टॉपिक्स याद करते जाएं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए ये लेक्चर बनाया गया। विश यू गुड लक। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस लेक्चर से क्या फ़ायदा हुआ, आपने क्या सीखा। इसी के साथ मैं लेक्चर ख़त्म करूँगी। विश यू गुड लक। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।